अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। आज हम फिजिक्स में 2018 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो आज हमने 2018 का पेपर सॉल्व करना है। ये है जी 2018 का 18 का पेपर आपका 3 सेक्शन के अंदर था। जैसे आपके नॉर्मल पेपर्स होते हैं, सेक्शन ए एमसीक्यूज का था, सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का था, और सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का था। सेक्शन ए में 17 एमसीक्यूज थे जी। आए अब हम उन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहला एमसीक्यूज ये लिखा हुआ आपके सामने, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेस द स्पीड ऑफ साउंड वेव इंक्रीजेस बिकॉज। कह रहे हैं कि जब हम एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो बढ़ती है, क्यों? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इस वजह से, वेवलेंथ बढ़ रही है इस वजह से, या ये दोनों बढ़ रही हैं इस वजह से, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं बढ़ रहा है इस वजह से। तो देखिए जी स्टूडेंट्स, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं एयर का तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड, अगर आप लेप्लेस वाला फॉर्मूला नोट करें तो लेप्लेस वाले फॉर्मूले में टेम्परेचर आता है। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। स्पीड का जो फॉर्मूला था वेलोसिटी का एयर के अंदर, वो क्या है जी, गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम। ठीक है जी, ये रटी टेम्परेचर, यानी वेलोसिटी टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, टेम्परेचर के रूट से प्रोपोर्शनल है लेप्लेस के मुताबिक। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी भी बढ़ती है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वजह बतानी है हमें। दो चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी की वजह से बढ़ रही है या वेवलेंथ की वजह से। तो याद रखिएगा, स्पीड का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से नहीं होता। स्पीड जब साउंड की स्पीड बढ़ेगी ना, तब भी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। स्पीड साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा स्पीड में जा रही हो या कम स्पीड में जा रही हो, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। किस चीज़ में चेंज आ रहा होगा फिर? जाहिर बात है, वेव लेंथ में। तो यहाँ आंसर जो है वो क्या है जी, द वेव लेंथ ऑफ द वेव इंक्रीज। तो लाइट की इसकी स्पीड की, जो साउंड की स्पीड है, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक्चुअल में उसका वेव लेंथ इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, वेव लेंथ बढ़ती है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है जी, द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। लाइट जो है हमने चैप्टर 9 से, ये चैप्टर 9 में हमने देखा था कि लाइट एक वेव है, और इसको हमने एक्सपेरिमेंटली किन तरीकों से साबित किया था? कौन सा एक्सपेरिमेंट? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि लाइट जो है वो एक वेव है। जबकि कौन सी वेव है? ये हम जानते हैं, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने इसको कैसे साबित किया था? पोलराइजेशन की वजह से। बिल्कुल आखिरी जो टॉपिक हमने पढ़ा था, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। फिर मैंने आपको बताया था कि पोलराइजेशन साबित करती है, जिस वेव में पोलराइजेशन हो जाएगा वो ट्रांसवर्स वेव होती है, और जिसमें पोलराइजेशन नहीं होगा तो वो जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो लाइट में पोलराइजेशन हो जाता है, इसका मतलब है लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है। तो हमें कैसे पता चला जी, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कि लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर की, ये हमें कैसे पता चलता है? बाय पोलराइजेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? पोलराइजेशन। तीसरा एमसीक्यू देखें, अ लेंस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन 3 is placed between an object and a fixed screen. If the size of the image obtained is 6 centimeter, the size of the object will be। अच्छा, ये बिल्कुल आखिरी चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 10 से, जिसमें मैग्निफिकेशन वगैरह आती है। मैग्निफिकेशन वाला चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन आपने मैग्निफिकेशन का चैप्टर मैट्रिक क्लास में पढ़ा हुआ है। मैग्निफिकेशन के जो चैप्टर होता है उसमें कहानी क्या है जी, कि ये लेंस होता है। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से लाइट रे निकली, फॉर एग्जांपल ये लाइट रे निकली, जहाँ पे ये मर्ज करेंगे यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, या आपका इमेज हो गया। ठीक है जी। लेंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम पी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और लेंस और इमेज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस कहते हैं। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लें, ठीक है जी, अगर हम Q डिवाइडेड बाय P करते हैं, ठीक है, तो ये कहलाती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से मुराद होता है आपका जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की निस्बत उसका कितना साइज इंक्रीज हुआ है, इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको ज़रा और डिटेल में देखेंगे। अब इस एमसीक्यूज में एक लिहाज से छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्या रहे हैं, अ लेंस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन 3, यानी कि आपके पास लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी है? 3 है। उसके बाद क्या कहते हैं जी, इस प्लेस, यानी कि ये जो लेंस है जिसकी मैग्निफिकेशन 3 है,
ये प्लेस किया जा रहा है बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ फिक्स स्क्रीन। एक फिक्स स्क्रीन और एक ऑब्जेक्ट, इनके बीच में रखा जा रहा है। ठीक है जी। तो स्क्रीन वही होती है जिस पर आपका इमेज बन रहा होता है। ऐसी कहानी है जी। ये स्क्रीन है आपके पास, ठीक है जी, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज ओ यानी ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एस यानी स्क्रीन। आपसे कहा जा रहा है कि 3 मैग्निफिकेशन वाला लेंस इनके बीच में रखा जा रहा है। इनके बीच में, सेंटर में, कहीं पे भी किसी भी पोजीशन में इनके बीच में रख दिया गया। ज़रूरी नहीं कि सेम डिस्टेंस हो। आपने स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस रख दिया। अब याद रखिएगा, स्क्रीन वो चीज़ होती है जहाँ पे इमेज बनता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक का डिस्टेंस हो गया p, और लेंस से लेके इमेज तक का डिस्टेंस हो गया q। ठीक है। इफ द साइज ऑफ द इमेज ऑब्टेन इज 6 सेंटीमीटर, अगर जो आप इमेज हासिल कर रहे हो उसका साइज 6 सेंटीमीटर है, तो हमें साइज बताना है ऑब्जेक्ट का। ठीक है। साइज ऑफ इमेज को हम कहते हैं एच आई। ठीक है जी। एच आई हमें कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को कहा जाता है एच ओ, ये हमें बताना है। ठीक है। ये सारी जो बातें आपको यहाँ पर, ये सब बातें दी गई हैं, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए दी गई हैं, बेकार बातें हैं। असल में तो हम खाली इन दो चीज़ों से ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, इससे और इससे। ठीक है। बहरहाल ये चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब आप देखेंगे तो और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये जो आपको बाकी कहानी बताई गई है, इसको आप इग्नोर ही करें कि एक लेंस है, ये मैग्नीफिकेशन काम की है। तो कह रहे हैं कि एक लेंस है जिसकी 3 मैग्नीफिकेशन है। आपने उस लेंस को ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में रख दिया। अगर जो इमेज बन रहा है उसका साइज 6 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज को हम एच आई कहते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच ओ कहते हैं। मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ। एक ये फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, जिसमें हम हाइट या साइज की मदद से मैग्नीफिकेशन मालूम करते हैं। वैल्यूज डालते हैं। मैग्नीफिकेशन हमारे पास 3 है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो 6 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एच ओ इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, और एच ओ कितनी आ रही है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर जो है वो ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया। यही आ गया जी 2 सेंटीमीटर। अगले पर आते हैं। अब बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, एक आपने बुलेट को हॉरिजॉन्टली फायर किया है विद 20 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी हो जाती है जी। इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट आफ्टर 2 सेकेंड। अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो बताएं जी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है, जो पहले कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद ये कितना होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन का है जी। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का फिक्स होता है, कोई एक्सीलरेशन नहीं होती, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टली फायर की गई है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया जा रहा है आपको, ये फिक्स होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी फिक्स होगा। 2 सेकंड हो या 200 सेकंड हो, ये वेलोसिटी फिक्स रहेगी, 20 मीटर ही रहेगी। ठीक है। पांचवें न्यूमेरिकल पे आते हैं जी, पांचवें सॉरी एमसीक्यूज पे। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इज कंजर्व्ड इफ। अरे अब ये चैप्टर 5 का है। चैप्टर 5 लेकिन हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। उसमें एक लॉ आता है। पहले तो एक बात आती है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे एक लीनियर मोमेंटम होता है ना, हमने पढ़ा कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक लाइन में ट्रैवल कर रहा होता है तो उसकी जो मोशन की मेजरमेंट होती है, उसके मोशन की जो ताकत होती है, उसको आप कहते हो लीनियर मोमेंटम। ठीक है। एक लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो लीनियर मोमेंटम होता है। इसी तरीके से हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे होते हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। अब ये जो गोल घूमने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, इनमें भी मोशन है। इनके मोशन की ताकत को, इनको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी टर्म है। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें पाया जाएगा लीनियर मोमेंटम। और अगर एक ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो उसमें क्या पाया जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। आपकी अर्थ में एंगुलर मोमेंटम होता है, आपके मून में एंगुलर मोमेंटम होता है, आपके पंखे में एंगुलर मोमेंटम होता है। जबकि अगर आप क्रिकेट में बॉल कराते हैं, आप क्रिकेट में छक्का मारते हैं, फुटबॉल को हिट करते हैं, तो इनमें लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब जिस तरह लॉ था एक लीनियर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का एक लॉ होता है कि जी टोटल और आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होता है वो फिक्स होता है। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम का भी एक लॉ होता है। एंगुलर मोमेंटम का भी एक लॉ होता है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और वो लॉ क्या है? वो लॉ ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है और उसमें जितना भी टॉर्क लग रहा है उस सारे का इफेक्ट जीरो आ रहा हो, यानी सारी टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तो फिर जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स होता है।
एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कि सपोज करें जी ये हमारे पास एक पार्टिकल है जी, ऐसे गोल घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, टॉर्क आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक क्लास में, वैसे इसी चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है। टॉर्क होता है जी कि फोर्स की वो एबिलिटी जिसकी वजह से गोल मोशन पैदा हो रहा होता है। तो यहाँ जब एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है ना, तो फिर फोर्स नहीं लग रही होती, फिर लग रही होती है टॉर्क, ठीक है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करा देते हो तो फिर आप फोर्स लगाते हो, और अगर एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है तो फिर हम जो कहते हैं कि टॉर्क लग रही है। टॉर्क जो है वो फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को कहा जाता है। अच्छा, अब ये एक ऑब्जेक्ट लग रहा है जी, सपोज करें इस पर इस डायरेक्शन में भी टॉर्क लग रहा है, ठीक है, ऐसे भी लग रहा है और इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, दोनों डायरेक्शंस में टॉर्क लग रहा है, ठीक है। ये वाला जो टॉर्क है ये इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है जी, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा आपके ऑब्जेक्ट को। ये वाला टॉर्क जो है ये आपके ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है जी। जैसे वही होता है ना, जैसे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आप एक ऐसे फोर्स लगा रहे होते हो और एक ऐसे फोर्स लगा रहे होते हो, ठीक है। ये वाला फोर्स जो है ये ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, टुवर्ड्स द दिस डायरेक्शन, और ये वाला फोर्स जो है वो इस तरफ लेके जाएगा। अगर ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी आपका ऑब्जेक्ट इसके डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ ट्रैवल करेगा। दोनों फोर्स बराबर होंगी, आपका ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में टॉर्क्स होती हैं। ये वाला जो टॉर्क है इसको नेगेटिव टॉर्क कहा जाता है, क्लॉकवाइज जो मोशन पैदा करता है। ये आपके टॉर्क आपके ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, जबकि ये वाला टॉर्क पॉजिटिव टॉर्क लाएगा और ये आपके ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाएगा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क ज़्यादा होगा तो आपका ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमेगा, पॉजिटिव टॉर्क ज़्यादा होगा तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जी, कि ये दोनों टॉर्क्स आपस में इक्वल होती हैं, क्योंकि डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ठीक है। ये दोनों टॉर्क क्या होंगे आपस में, ये दोनों टॉर्क आपस में होंगी इक्वल। क्या होगा जी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल होने की वजह से आपका ये जो पार्टिकल है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमता रहेगा और उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो फिक्स हो जाएगा, कंजर्व रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, जितना होगा बस उतना ही फिक्स रह जाएगा। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वही बात यहाँ की जा रही है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ये लिखा हुआ, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल इज कंजर्व इफ, एक अगर पार्टिकल एक सर्किल मोशन में घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम अनचेंज रहेगा, कंजर्व रहेगा। कब? दूसरा आंसर, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, जब उस पर जितनी भी टॉर्क लग रही है उन सब का नेट कितना होगा, सबको सम करने के बाद आंसर कितना आएगा, जीरो, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कितनी टॉर्क बचेगी, जीरो। तो इसका आंसर क्या है, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। एमसीक्यूज नंबर 6 देखते हैं जी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल, अगर आप एक ऑब्जेक्ट की एक बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दें, एंड द मास इज रिड्यूस टू 1/4, और उसके वजन को, उसके मास को रिड्यूस करके 1/4 बना दें, एक चौथाई बना दें इस इनिशियल वैल्यू, जो उसकी इनिशियल वैल्यू है उनके एतबार से, द काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या तब्दीली आई, ठीक है जी। इसको देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। हमसे कहा जा रहा है कि वेलोसिटी को आप कर दो डबल, 2v, डबल कर दी, डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, और मास के बारे में कहा जा रहा है जी मास को रिड्यूस करके कर दो जी 1/4, ठीक है, 1/4 कर दो ओरिजिनल मास का, ये कहा जा रहा है हमसे, और हमसे पूछा जा रहा है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, ठीक है जी। तो ये एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। अब हमने क्या कर दिया जी, 1/2 मास को हमने कम करके कितना कर दिया जी, 1/4m, ठीक है, मास हमने कम कर दिया, एक चौथाई कम कर दिया, जबकि वेलोसिटी को हमसे क्या कहा है, डबल करने को, लिहाजा ये ले जी हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमने चेंजेस लिया है, इन्होंने हमसे कहा मास को 1/4 कर दो, 1/4 कर दो, तो ये हमने मास को 1/4 कर दिया, वेलोसिटी को डबल करने को कहा, मैंने डबल कर दिया। अब सॉल्व करें इसको, 1/2 ऐसे ही रहने दें, तो 1/4 भी ऐसे ही रहने दें, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और v का स्क्वायर हो जाता है v², ठीक है जी। 4 से 4 कैंसिल आउट करें, क्या बचता है जी आपके पास, 1/2 mv²। कोई काइनेटिक एनर्जी में फर्क नहीं आएगा, अब भी काइनेटिक एनर्जी उतनी है जितनी स्टार्टिंग में थी, 1/2 mv², क्योंकि जो वेलोसिटी के बढ़ाने से आपका जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, तो मास को कम करने से वो इफेक्ट खत्म हो गया, तो क्या हुआ जी, रिमेन कांस्टेंट, कहाँ गया,
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 था ना, देखें रिमेन द सेम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम ही रहेगी, मैथमेटिकल हमने चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कोस फ्लूइड विद टर्मिनल वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी डैश। अच्छा ये टॉपिक रिड्यूस हो चुका है, लेकिन फिर भी हम चलें देख लेते हैं। ये फ्लूइड फ्रिक्शन से ताल्लुक है इस चैप्टर, इस न्यूमेरिकल का, और ये चैप्टर 3 में होता है। बड़ा रिड्यूस है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कोस, विस्कोस मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़े फ्लूइड के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया है, तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो वो क्या होगी, उसका क्या मामला होता है। तो देखिए जी, ये कुछ ऐसा मामला है कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। जब आप एक इसको फ्लूइड में डालते हो, या आपने इसको एक सपोज करें जी, आपने इसको एक फ्लूइड में डाल दिया, ठीक है, तो इसमें तीन फोर्सेस एक्ट कर रही होती है। एक इसका वेट होता है जो कि ऐसे एक्ट कर रहा होगा नीचे, एक ऊपर की तरफ फ्लूइड जो है फोर्स लगाते हैं जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट, यू मतलब अपथ्रस्ट, ये फ्लूइड ऊपर की तरफ लगाता है। ये सारे लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी लिक्विड हो, चाहे वो हल्का हो चाहे वो गाढ़ा हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसमें जाएगा तो वेट को अपोज करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होती है, उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट। जबकि एक फ्रिक्शन पैदा होती है जब आपका ये ऑब्जेक्ट जो है, आप जानते हैं ना नॉर्मली कि अगर हमारे पास एक सरफेस है और यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर मैं इसमें ऐसे फोर्स लगाकर इसमें मोशन पैदा करना चाहूँगा, तो इस फोर्स को अपोज करने के लिए एक और फोर्स पैदा होती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है जी, ये फ्रिक्शन पैदा होती है, हमने इंक्लाइन प्लेन में पढ़ा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये बॉल चूंकि नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, तो अब यहाँ पर भी यहाँ नीचे की तरफ मूव कर रही है, एक नेट फोर्स डिवेलप है नीचे की तरफ। ठीक है जी, एक नेट फोर्स डिवेलप है, FN कह लेता हूँ, चले मैं उसको, एक नेट फोर्स डिवेलप है जिसकी वजह से ये स्फीयर जो है वो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब इस नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगती है, इस फ्रिक्शन को हम कहते हैं विस्कोसिटी या फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं इस स्फीयर पे। तो जब भी आप किसी गाढ़े लिक्विड में एक बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डालते हो तो उसमें तीन फोर्सेस लग रही होती हैं। वेट नीचे की तरफ होता है, अब थ्रस्ट फ्लूइड लगाता है ऊपर की तरफ, और मोशन की वजह से इस फ्लूइड के अंदर जो आपका स्फीयर घूम रहा है मोशन में, तो उसकी वजह से एक और फ्रिक्शन पैदा होती है, उसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ये दो तीनों फोर्सेस का मामला क्या होता है जी, ये दोनों ऊपर की तरफ होती हैं, ये नीचे की तरफ होती हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। यानी कि डाउनवर्ड फोर्स कितनी है W, अपवर्ड फोर्स कितनी है F प्लस U, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल आउट कर देती हैं। ठीक है जी, ये सारे एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। F प्लस U ये दोनों अपवर्ड फोर्सेज हैं, और W जो है वो डाउनवर्ड फोर्सेज है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगी एंड कैंसिल आउट। तो ये सारी फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, और आपका ये जो स्फीयर है अब इसके पास नेट फोर्स कितनी बची, जीरो, सारी फोर्सेज कैंसिल हो गई, कोई नेट फोर्स नहीं बची। तो अब ये एक फिक्स वेलोसिटी के साथ नीचे आता रहता है, क्योंकि हम जानते हैं ना वेलोसिटी को अगर आपने चेंज करना है तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन कहते हैं ना वेलोसिटी चेंज करने को। तो अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है यू नीड एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए आपको फोर्स दरकार होती है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से निकालो, तो क्या होता है जी F/m। तो अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, यानी आपको अगर आपको वेलोसिटी में तब्दीली चाहिए, तो इसका मतलब है आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी होगी, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड फोर्स, और यहाँ पर कोई फोर्स नहीं बची। तो ना तो यहाँ पे कोई फोर्स बची, सारी फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर गई, लिहाजा यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, और यहाँ वेलोसिटी भी फिर फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहती है। तो ये स्फीयर आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आता रहता है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होती है ना जिससे ये स्फीयर नीचे आ रहा है, इस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। तो ये आ गया जी, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कोस फ्लूइड विद टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी वो क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट, फिक्स रहती है। अब आते हैं जी अगले पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर, अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ स्पैनर परपेंडिकुलर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.15 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नट। द मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को कहा जाता है। ठीक है, टॉर्क मैट्रिक में पढ़ा है, चैप्टर 5 का टॉपिक है, इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे हम। टॉर्क मैंने आपको अभी भी बताया कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये गोल ऑब्जेक्ट है सपोज करें, ठीक है, और ये उसका सेंटर है O, ठीक है जी, आप इस ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लगाएंगे ना, तो वो फोर्स एक गोल मोशन पैदा करेगा लीनियर के बजाय। ठीक है, तो फोर्स जैसे आप लगाते हो एक ऑब्जेक्ट पे जिसमें गोल मोशन पैदा होता है, फिर हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो टॉर्क पैदा कर रही है, टॉर्क से मुराद होता है गोल मोशन। ठीक है, तो टॉर्क पैदा हो रही होती है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है जी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी। फोर्स तो आपको पता है, फोर्स फोर्स होती है, डी क्या होता है,
डी होता है जी मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म से मुराद होता है जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, सपोज करें जी आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं ए पॉइंट पर, तो ए और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना, इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ फोर्स, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो वहां से सेंटर तक का फासला, ये कहलाता है मोमेंट आर्म डी। मोमेंट आर्म को अगर हम एफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो अब इस सवाल में आपको 8 न्यूटन फोर्स दी हुई है, ठीक है जी। ये 0.15 जो है ये डिस्टेंस, ये मोमेंट आर्म हो गया। आपको मोमेंट ऑफ फोर्स, अच्छा मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को ही कहा जाता है, या कंफ्यूज मत होइएगा, टॉर्क बताना है, ठीक है। 8 न्यूटन आपके पास फोर्स है, 0.15 आपके पास है जी मोमेंट आर्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, तो आपके पास आएगा जी 1.2 आ गया टॉर्क। तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, 1.2 न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो ये हमने टॉर्क मालूम करना था, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, द मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द नट इज, और मोमेंट ऑफ फोर्स किसको कहते हैं, टॉर्क को। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन स्पेस क्राफ्ट कैन बी क्रिएटेड, अब ये भी रिड्यूस हुआ हुआ है, ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में है टॉपिक आर्टिफिशियल ग्रेविटी का, लेकिन बहरहाल ये रिड्यूस हुआ हुआ है। लेकिन चले मैं फिर भी बता देता हूँ, स्पेस क्राफ्ट में आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जाती है। तो कैसे क्रिएट की जाती है, आपने देखा होगा स्पेस से बाहर स्पेस क्राफ्ट होते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, काफ़ी अर्से तक रहते हैं, लेकिन चूंकि वो स्पेस के बाहर वाले रीजन में होते हैं, वहाँ ग्रेविटी नहीं होती। ग्रेविटी नहीं होने की वजह से वो फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं हवा के अंदर, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको ज़मीन पर टिकाने के लिए ग्रेविटी नहीं है। अब इस ग्रेविटी ना होने की वजह से इनको बड़ी परेशानी होती है, जिस्मानी तौर पे तबीयत इनकी ख़राब हो रही होती है, काफ़ी काम वाम में भी परेशानी हो रही होती है। तो फिर क्या किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट में एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जाती है। वो जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें क्या करते हैं, ग्रेविटी क्रिएट की जाती है, आर्टिफिशियल तरीके से ग्रेविटी क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको बिल्कुल अर्थ वाला माहौल मिल जाता है, ज़मीन पे ये टिक के चलना शुरू कर देते हैं, अपने नॉर्मल काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये पूछा जा रहा है आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे क्रिएट की जाती है। उसी चैप्टर में हमने बताया था, बताते हैं अक्सर कि हमारे पास ये अर्थ है, ये बैक में ये अर्थ है, और हम जानते हैं कि जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो गोल ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वो ऐसे गोल ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये ब्लैक से जो मैंने बनाया ना, ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है। सैटेलाइट ऐसे भी घूम रहा होता है, ऑर्बिटल मोशन जिसको हम कहते हैं, ऐसे, ठीक है जी। और सैटेलाइट ऐसे भी घूम रहा होता है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, दोनों तरीके से घूमता है। जैसे अर्थ का सुना है ना आपने, अर्थ आपकी यूं ये अर्थ आपकी यूं भी घूमती है और यूं भी घूमती है, सेम इस सैटेलाइट के साथ भी होता है। सैटेलाइट को हम ऐसे भी घुमा रहे होंगे, अपने ही एक्सिस के दौरान वो ऐसे घूम रहा होगा, जैसे हमारे पंखे नहीं घूमते गोल 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 ऐसे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ऐसे भी इस ऑर्बिट में भी घूम रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो मोशन है इसको हम कहते हैं स्पिन मोशन, और ये वाला जो मोशन है इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन की वजह से आपका सैटेलाइट जो है वो अर्थ के इसी दायरे में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, इसी पाथ के अंदर लॉक हो जाता है। जबकि इस स्पिन मोशन की वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो रही होती है, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल मोशन हमने क्यों दिया है सैटेलाइट को, ताकि हमारा सैटेलाइट इस अर्थ के ही आसपास रहे, यहीं पर ही रहे, कहीं बाहर ना चला जाए। और स्पिन मोशन हमने क्यों दिया हुआ है, ताकि हम इस सैटेलाइट में आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करके एस्ट्रोनॉट्स को परेशानी से बचाएं। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी किससे क्रिएट होती है जी, स्पिन मोशन से, ऑर्बिटल मोशन से नहीं, वाइब्रेटरी मोशन से नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन से नहीं। अगला है जी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट, और ये आ गया तो दूसरा पेज, एंड 3 यूनिट आर एडेड, द रिजल्टेंट हैज अ मैग्नीट्यूड। 4 और 3 बोला है ना, हाँ। दो वेक्टर्स है आपके पास F1, या चले ए बी कर लेते हैं, ए आपके पास है 4 और बी आपके पास है 3। लेट मी चेक, 4 3 था ना, जी जी, एक था 4 और एक है 3, और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है थीटा जो होगा वो 90 होगा, ठीक है। तो आपको बताना है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। तो यहाँ हम एनालिटिकल डिटर्मिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एनालिटिकल डिटर्मिनेशन में मैग्नीट्यूड मालूम करने का या रिजल्टेंट मालूम करने का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ब्रैकेट में आता है कॉस 180 माइनस थीटा। एक तो ये फॉर्मूला होता है। फिर एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी लिखवाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस को प्लस कर देंगे
और थीटा जो है हमारा खाली हो जाएगा, एंगल जो है हमारा सिर्फ कॉस थीटा हो जाएगा। एक माइनस का होता है जी, यहाँ माइनस कर देंगे तो रिजल्टेंट का ये माइनस भी आएगा, वो तो अभी खैर ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, नीचे वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। ए स्क्वायर हो गया जी 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया जी 3 का स्क्वायर, 2 ए हो गया 4, बी हो गया 3, और कॉस 90 की जगह आ जाएगा एंगल 90। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 4 द 8 और 8 इधर 24, कॉस 90 होता है 0। 0 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू को तो ये ख़त्म ही हो जाएगी, 16 प्लस 9 रह जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 होगा, और 25 का रूट जो है वो 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल 90 था ना, कॉस 90 जीरो हो जाता है, जीरो की वजह से ये सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते, तो रिजल्टेंट का क्या है 5 यूनिट, ये दिख लीजिए 5 यूनिट। अगला है जी लुमिनस इंटेंसिटी का किस में मेजर की जाती है, इसको तो सबको ही पता होता है जी। लुमिनस इंटेंसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट है कैंडेला। नेक्स्ट है जी 600 न्यूटन मैन, ये वेट है, रन अप स्टेयर, सीढ़ियों में ऊपर चढ़ रहा है, 4 मीटर की हाइट है जी, सीढ़ियों की जो हाइट है वो 4 मीटर की है, 3 सेकंड में वो चढ़ता है। तो पावर आपको बतानी है, वेट दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, पावर आपको बतानी है। ठीक है जी, पावर का फॉर्मूला है जी mgh डिवाइडेड बाय, देखें पावर का एक्चुअल फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ चूंकि बंदा ये ऐसे स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे ऊपर चढ़ रहा है ना, तो यहाँ ये जो वर्क कर रहा होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइट आ रही है। हमने देखा है हाइट से कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो चूंकि ये लड़का ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के दौरान जितना भी ये वर्क करेगा, तो जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा ये सारा वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस वर्क की जगह पोटेंशियल एनर्जी डाल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh डिवाइडेड बाय टाइम। अब mg किसके बराबर होता है जी, mg बराबर होता है वेट के, w मतलब वेट, तो वेट हाइट डिवाइडेड बाय टाइम, ये बनता है एक पावर का फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आई। वर्क अपॉन टाइम हमने देखा, चूंकि ये केस ऐसा है कि जो भी वर्क करेगा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, लिहाजा वर्क को हमने रिप्लेस कर दिया पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और mg की जगह हमने वेट डाल दिया क्योंकि न्यूमेरिकल में हमने वेट दिया हुआ है। अब हम वैल्यूज डालते हैं जी। वेट हमारे पास है कांगिया, हाँ 600 न्यूटन वेट है, 4 मीटर हाइट है, 3 सेकंड टाइम है। तो वेट हो गया 600 न्यूटन, 4 मीटर हाइट है, 3 सेकंड टाइम, 3 1 3, 3 2 6, और 200 को 4 से मल्टीप्लाई करें आप, 800 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया 800 वाट पावर आ गई। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, इंटेंसिटी का ये हमने म्यूजिकल साउंड जो करेक्टर चैप्टर 8 में आता है ना, म्यूजिकल साउंड क्वालिटी और पिच, उसमें म्यूजिकल साउंड में हमने इंटेंसिटी पढ़ा था। इंटेंसिटी का यूनिट बताने को कहा जा रहा है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको नोट्स में भी बताया हुआ है, वैसे भी बताया था, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम। इंटेंसिटी से मुराद होता है कि तो आपकी साउंड एनर्जी है वो एक एक एरिया में कितनी होती है, आपकी साउंड वेव के हर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी पाई जा रही होती है, इसको हम कहेंगे कि ये साउंड एनर्जी की इंटेंसिटी है। हर यूनिट एरिया में साउंड वेव के कितने, सपोज करें ये एक साउंड वेव है, ये तो खैर ट्रांसवर्स वेव हो गई, लेकिन चले साउंड वेव है, तो ये इसका सपोज करें एक यूनिट एरिया है, इसमें कितनी एनर्जी है, इसको आप कहते हो इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला होता है जी। ठीक है जी, इसमें से ये जो ई अपॉन टी है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये मैंने अभी आपको दिखाया, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम किसके बराबर होता है, पावर के, लिहाजा पावर डिवाइडेड बाय एरिया बन जाता है फॉर्मूला। चाहे तो अगर हम इसको रिड्यूस करें ये भी बन जाएगा फॉर्मूला, ई अपॉन टी पावर के बराबर हो गया। पावर का यूनिट होता है वॉट, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या यूनिट बन गया इंटेंसिटी का, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया जी, ये वाला आंसर है इसका करेक्ट, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है डिवाइडेड बाय टी या t-1, ये होता है एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है पर सेकंड। ठीक है, वैसे तो रेडियन पर सेकंड होता है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। डायमेंशन डालें, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, डिवाइडेड बाय सेकंड का डायमेंशन होता है टी। अब ये टी है, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा t-1, तो क्या डायमेंशन हो गया जी, ये
t-1। बाकी ये m0 का मतलब है m नहीं है, मास नहीं है, लेंथ नहीं है, ठीक है। m0 ये जीरो वाली जो क्वांटिटी इनको आप हटा दें, t-1। A body moving along the circumference of a circle complete two revolution। एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक बॉडी है, ये सर्कमफेरेंस एक सर्किल के किनारों पे घूम रहा है, सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है, कंप्लीट करता है जी दो रेवोल्यूशन। दो रेवोल्यूशन का मतलब हो गया दो पूरे पूरे चक्कर काट लिए। इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज आर, द राशन लिखा हुआ है, ये रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टू द कवर्ड पाथ। आपसे कहा जा रहा है जी कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्किल पर घूम रहा है, ऐसे दो रेवोल्यूशंस किए हैं जी उसने। यानी यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो एक दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा ये आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ ये एक रेवोल्यूशन, ये दूसरा रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन के अंदर हमें पता होता है जी कि जो डिस्टेंस तय किया जा रहा होता है वो होता है 2πr। एक जब रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जब पाया जाएगा करेगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। यहाँ चूंकि दो रेवोल्यूशन कर रहा है तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डबल कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 4πr, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक का था, दो का कितना हो गया 4πr। ये इसने डिस्टेंस कवर किया है। ये स्पार्क, ये जो आर्क बना है इसकी लेंथ है। हमसे कहा जा रहा है जी कि किसके रेशियो को निकालो, कहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट और कवर्ड पार्ट। अब डिस्प्लेसमेंट भी यही है, कवर्ड पार्ट भी यही है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितना फासला तय किया, कवर्ड पार्ट का मतलब कितना फासला तय किया, दोनों यही चीज़ है। तो सेम चीज़ों के दरमियान रेशियो निकालना है, यानी d/d 4πr डिवाइडेड बाय 4πr। सेम चीज़ों के दरमियान जब आप रेशियो निकालते हो 1 आता है। क्या आंसर आएगा जी, कहाँ गया, ये रहा, देखें 0 या 1 की बात है यहाँ पे। तो जब आप सेम चीज़ों के दरमियान रेशियो निकालते हैं तो 0 होता है, कोई रेशियो नहीं बनता क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगला है जी द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अबे यार कहाँ से आ गया, फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग, ये बिल्कुल आखिरी चैप्टर का है। चले मैं करा देता हूँ। वैसे तो ये बेहतर समझ में आपके तब आएगा जब आप ये मैग्नीफाइंग ग्लास की इक्वेशन वगैरह को ड्राइव करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे जासूसों के पास होता है, ठीक है, ये ग्लास, ये लेंस लगा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो कैलकुलेट की जाती है जी d/f+1, इस फॉर्मूले से। ये ड्राइव करेंगे हम चैप्टर 10 में, ये ड्राइव होता है, बल्कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। डी क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ठीक है, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, देखें जी कहाँ है, ये देखें, द फोकल लेंथ ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास इज इक्वल टू द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। यानी फोकल लेंथ भी डी के बराबर है, ये जो एफ है ये डी के बराबर है। कह रहे थे ना, फोकल लेंथ इज इक्वल टू द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, और वो यही होता है डी, इतना बड़ा नाम, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। तो फोकल लेंथ भी आपकी डी के बराबर है। आपको बताना है मैग्नीफाइंग पावर। तो फॉर्मूला ये हो गया, इसमें वैल्यू डालते हैं, डी ऊपर भी है, एफ भी नीचे वाला, एफ जो है ये भी डी के बराबर है, तो d/d+1, डी से डी कैंसिल, 1 + 1 2, मैग्निफिकेशन कितनी आ गई जी 2, ठीक है। When Newton rings are observed in the reflected light, the center of ring appear due to, न्यूटन रिंग्स के अंदर जो बिल्कुल सेंटर वाला रिंग होता है वो हमें डार्क नजर आ रहा होता है, क्योंकि सेंटर रीजन आखिरी वाला है जी, फेस डिफरेंस जो है, वो फेस भी रिवर्सल हो रही होती है, वो जब लाइटें पलटती है ना वो फेस भी पलट रही होती है, और पार्ट डिफरेंस जो है वो भी 0 होता है, ठीक है। ये दोनों रीजन होते हैं, तो ये बात याद कर लिएगा कि न्यूटन रिंग के जो सेंटर में डार्क रिंग आता है, इट इज ड्यू टू फेस रिवर्सल और फेस रिवर्सल की वजह से क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरेस्टिव डिस्ट्रक्टिव बन जाती है, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव बन जाती है। तो कंस्ट्रक्टिव वाला कंडीशन चल जाएगा यहाँ पे, पार्ट डिफरेंस 0, ठीक है, ये बात याद कर लीजिएगा। ये एमसीक्यूज हो गए जी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे हम, डेरिवेशंस वगैरह जो है वो आपको मैं बता दूंगा, याद कर लिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला है हमारे पास, ये देखें जी, इफ द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। कहाँ है स्मॉल, अच्छा ये वाला ए। दो वेक्टर्स दिए जा रहे हैं, एक ए और एक बी, ठीक है, वैल्यूज लिख देते हैं। ए क्या है जी, ai+j-k। ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास ai+j-k, कितना है, -2k, ठीक है जी, ये हमें ए दिया हुआ है।
और बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है जी, आई प्लस ए जे प्लस के। बी वेक्टर की वैल्यू हमें दी हुई है जी आई प्लस ए जे प्लस के। ठीक है जी, ये वैल्यूज लेनी हमने। ये दो वेक्टर आपको दिए हुए। अच्छा इसमें देख रहे हो अब ये ए जो आ रहा है लिखा हुआ नजर, ये आई के साथ जो ए लिखा हुआ है, जे के साथ जो ए लिखा हुआ है, यहाँ तो कोई नंबर होना चाहिए। तो हमें बताना है ये ए कितना है। ये जो आई और जे के साथ लगा हुआ ना ए, ये ए कितना है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। और एक और बात, परपेंडिकुलर हैं ये दोनों एक दूसरे के, एक दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूंगा वो कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या आता है जी, ए बी कॉस थीटा। ठीक है जी, और कॉस थीटा कितना है, चूंकि परपेंडिकुलर है ये दोनों वेक्टर तो 90 हो जाएगा थीटा। और कॉस 90 जो है वो 0 होता है। 0 के साथ जब मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये हमें पता चल गया कैसे, क्योंकि दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। चलिए अब सॉल्व करते हैं जी, ए की वैल्यू निकालते हैं। इधर से हम ये 0 ही रहने दें, इधर से अब हम डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए आई प्लस जे माइनस 2 के। बी की वैल्यू क्या है, आई प्लस ए जे प्लस के। इसको हॉरिजॉन्टली करिएगा भाई, इसको ऐसे ही करिएगा जैसे मैं करा रहा हूँ। अब हमें पता है ए आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से, के को के से। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करें, पहले इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ए और इसका कोफिशिएंट क्या है जी, 1। और यहाँ क्या लिखेंगे, आई डॉट आई, फिर प्लस साइन आता है। अब जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, इधर 1 है इधर ए है, 1 मल्टीप्लाई ए, और क्या लिखेंगे, जे डॉट जे, फिर प्लस साइन आता है। अब के को के से मल्टीप्लाई करें, -2 और 1, तो -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, के डॉट के इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ये हो जाएगा ए आई और आई 1 होता है, प्लस ये हो जाएगा ए जे और जे 1 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 और के 1 होता है। ए प्लस ए ये हो जाएगा 2a। ठीक है ना, ये ए 2a हो जाएगा, -2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। अब 2 डिवाइड कर दें जी उधर ले जा करके, 2 डिवाइडेड बाय 2, ए कितना आ गया, 1। ये आंसर हो गया, ए हमने निकाल लिया, ए क्या है, 1। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल था। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट, दूसरा है जी, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तो मैं करा चुका हूँ आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको एंगल बताना है, ऐसा एंगल जिसमें जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की वो हॉरिजॉन्टल रेंज के किसके बराबर होगी, 1/3 के। हॉरिजॉन्टल रेंज के 1/3 के बराबर होगी। न्यूमेरिकल मैंने कराया था, बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार सा लगता है मुझे भी। हाइट जो है किसके बराबर हो रही है, 1/3 ऑफ रेंज। ऐसी कंडीशन में जो एंगल होगा वो हमें बताना है। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू 1/3 रेंज। सॉल्व करते हैं जी इसको, फॉर्मूले डालते हैं। हाइट का फॉर्मूला होता है वी ओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, 1/3। रेंज का फॉर्मूला डालें जी, वी ओ स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा जी। ठीक है जी, अब आते हैं इस पर, वी और ये वी ओ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, अब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या बचा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 3। अब इनको खोल लें जी, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 2 दफ़ा साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। और साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। साइन से साइन काट दिया हमने, अब क्या बचा जी, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। इधर क्या बचा, 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3। अरेंज करें जी, कॉस को मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आए, डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इधर हमारे पास क्या बचा, कॉस तो जा चुका है, 2/3। 2 डिवाइड हो रहा था, इसको भी इधर लेकर आगे मल्टीप्लाई हो गया। साइन अपॉन कॉस 10 के बराबर होता है, 2 2 ज़ा 4/3। ठीक है जी, अब इसको आगे आप सॉल्व कर लिएगा, इससे आगे तो हम कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। अब ठीक है जी, ये 10 को इधर लेकर जाएंगे, 10 इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है जी, 4/3, पहले आप 4/3 को डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा मैं बता देता हूँ, चले लिख के, 4 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे आप, 1.33 आएगा। तो 10 इन्वर्स निकाल लिएगा आप किसका, 1.33 का, थीटा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये कर लिएगा सॉल्व। 2 हो गए जी।
तीसरा सवाल है डिफाइन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड राइट द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। चैप्टर 5 का है, लेकिन ये सवाल ऐसा है, ये आपने चैप्टर मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ होता है। दो टाइप की इक्विलिब्रियम्स होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक कब होगी? जब आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा। डायनामिक कब होगी? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा होगा। ये दो बातें बतानी है आपको, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम की दो डेफिनेशंस बतानी है, ठीक है। और राइट द कंडीशंस, दो कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, फर्स्ट और सेकंड। तो ये एक सवाल है जी, रटने वाला चैप्टर 5 से है। जब इंशाल्लाह चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो ये जल्दी जल्दी से मैं आपको बता दूंगा। इजी सवाल है, दो डेफिनेशन, एक स्टैटिक की, एक डायनामिक की, और एक ये कंडीशन थी। याद कर लीजिएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, याद कर लीजिएगा सवाल। What will be the effect of acceleration due to gravity and universal constant of gravitation? Universal constant of gravitation मतलब कैपिटल G, acceleration due to gravity मतलब स्मॉल g. If mass of the earth becomes 4 times and radius remains the same. आपसे कह रहे हैं कि अगर हम रेडियस को, अर्थ के रेडियस को तो सेम रखें, लेकिन अर्थ के मास को 4 गुना कर दें, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब अर्थ के मास को, मास ऑफ अर्थ बिकम्स 4 टाइम, अर्थ के मास को आप 4 गुना कर दे, तो हमें बताना है कि स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या चेंज आएगा, ठीक है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या चेंज आएगा अगर हम मास ऑफ अर्थ को 4 गुना कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अब ये स्मॉल जी का फॉर्मूला हमने इक्वेशंस में बनाया हुआ है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये तो नॉर्मल होता है जी, नॉर्मल वैल्यूज है जी की 9.8। अब हमें इसमें मास ऑफ अर्थ को चेंज करना है। कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ कितना हो गया? 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। 4 को बाहर ले जाएं, बाकी क्या बता? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब ये जी अपॉन ये जी बार कर लेते हैं, इसको हम ये चेंज कर रहे हैं ना, तो जी बार, ये सारी वैल्यूज किसके बराबर होती हैं? स्मॉल जी के। तो 4g 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल इंक्रीज 4 टाइम्स अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रिलेशन। तो अगर आप अर्थ के मास को 4 गुना बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। 6 गुना बढ़ाओगे 6 गुना बढ़ जाएगी। जबकि ये जो कैपिटल जी है ये अनचेंज रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये फिक्स होता है, कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11, ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होती, चाहे कायनात के किसी भी हिस्से में चले आओ। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ प्लैनेट्स की बात करी, जुपिटर, मून, सब जगह हमने इसकी वैल्यू सेम रखी। तो अर्थ के मास को आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो, जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो ये एक रीजन टाइप का हो गया, इसको मैथमेटिकली रीजन अल्फाज देख के इसको याद कर लिएगा। नेक्स्ट है जी, ये हो गया। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही हैं। अ ब्रिक ऑफ 2 किलोग्राम, एक 2 किलोग्राम की ईंट है, इस ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट से आपने उसको फेंका है अबव द ग्राउंड। 0 से 5 मीटर, ग्राउंड से 5 मीटर हाइट पर आप गए और आपने एक 2 किलोग्राम की ईंट को फेंक दिया। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी एट द हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड? जमीन पर नहीं पहुंचा, जमीन से अभी 3 मीटर ऊपर है। तो कहानी कुछ ऐसी है जी, ये आपके पास जमीन है और ये आपके पास है जी ए पॉइंट विच इज 5 मीटर हाइट। 5 मीटर हाइट पे गए थे ना आप, तो ये 5 मीटर हाइट है, 5 मीटर। ये 5 मीटर कहाँ से लिखा है? एच एम लिख दिया, 5 मीटर हाइट है ये। क्या कह रहे हैं कि आपने 5 मीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को फेंका है। आपने क्या किया देखें, 5 मीटर हाइट से ड्रॉप किया, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। 5 मीटर की हाइट से आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरा है, अभी भी जमीन से वो कितना ऊपर है? हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी जमीन से अब भी वो 3 मीटर ऊपर है ऑब्जेक्ट, यहाँ 3 मीटर, यानी इस बी पॉइंट पर है आपका ऑब्जेक्ट, जो कि जमीन से अभी 3 मीटर ऊपर है। समझ में आई बात? आपसे क्या कहा गया कि आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है जो कि 5 मीटर हाइट से आपने फेंका, लेकिन जमीन पे नहीं गिरा, हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये 3 मीटर हाइट ये बी पॉइंट पर मौजूद है। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? सब बता सकते हैं जी, 5 माइनस 3, 2 मीटर ये हाइट है, ठीक है। हमें यहाँ बी पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो मालूम करनी है। ये सारी बातें बाकी बेकार हैं। ए से बी हमारा ऑब्जेक्ट ट्रेवल करा है, ठीक है, ए से बी हमारा ऑब्जेक्ट ट्रेवल करा है, इस बात को बस गौर करना है। ए से बी, जब ए पे था, रुका हुआ था, इनिशियल 0, डाउनवर्ड मोशन है, एक्सेलरेशन जो है वो कितनी होगी? प्लस जी। फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम करनी है बी पॉइंट पर पहुंचते हुए, जबकि हाइट जो है वो 2 मीटर कवर की है, ठीक है जी। अब हम इसमें लगा देते हैं जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as
इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2a की वैल्यू लेंगे हम 9.8, हाइट हमारे पास है 2, वी एफ हमें मालूम करना है, वी आई हमारे पास है 0। ठीक है जी, 4 को 9 या ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करते हैं हम, ये हो जाएगा 39.2। 39.2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, वो सॉरी वी एफ स्क्वायर, ये जीरो बेकार है। अब इसका रूट निकाल लो आप, फाइनल वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी क्या है। ठीक है, निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जल्दी जल्दी, काफ़ी लंबी हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ ये वाला। A 5 kilogram block is suspended by a spring of spring constant 5 multiply 10 की power 3 Newton meter. Calculate the frequency of vibration of the block displaced from its equilibrium. ठीक है जी, ये वही आपके चैप्टर 8 का है जी। आपके पास ये ऐसे वाला हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग होता है, इस पर आपने एक ब्लॉक लगाया हुआ है और इसको आपने वाइब्रेशन पे किया हुआ है, ये वो वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, इस न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। 15 किलोग्राम ये मास हो गया आपका, एम कितना है 15 किलोग्राम। जबकि आगे देखेंगे तो ये कह रहे हैं जी स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के कितना है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। के की वैल्यू हमें दी हुई है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है जी 1/t के फॉर्मूले से, यानी कि आपको पहले टाइम चाहिए, और ये जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग होता है, इलास्टिक रिस्टोरिंग होती है, इसके अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/3। सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। एम आपके पास कितना है 15, के कितना है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, तो वैल्यूज डाल देंगे जी। 2π होता है 3.142, √m हो गया 15 डिवाइडेड बाय 5 की पावर, ये इसको सॉल्व कर लो आप चाहो तो। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जो है वो हो जाएगा 5000। ठीक है जी, 15 को 5000 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 0.003। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.54 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3.142 और फिर 2 से, तो ये हो जाएगा जी 0.343, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। अब इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे, आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय 0.34, तो फ्रीक्वेंसी है जी 2.9। 2.9 जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, कर लिएगा इसको प्रॉपर तरीके से, मैंने तो आपको जल्दी जल्दी समझाया। नेक्स्ट है जी, अगले सवाल पे आते हैं। एन एस्ट्रोनॉमिकल, ये भी अगेन चैप्टर 10 का है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ लेंथ ऑफ 105 सेंटीमीटर, इट्स मैग्निफिकेशन इज 6। डिटरमाइन द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर। आपने उसकी मैग्निफिकेशन, और उसकी मैग्निफिकेशन भी दी हुई है आपको, उसकी मैग्निफिकेशन आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका जो पावर है वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का भी और आई पीस का भी। ठीक है, दोनों का पावर आपको बताना है। तो आते हैं जी, इसको भी देखते हैं जरा। अच्छा जी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ है 105 सेंटीमीटर, लेंथ हम लिखेंगे 105। एल से लेंथ को डिनोट किया जाता है 105 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ लाइट के न्यूमेरिकल्स में यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया जाता, सेंटीमीटर है मिलीमीटर है तो आप उसी यूनिट पे चलाते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको जब चैप्टर को हम बात करेंगे तो उस वक्त भी हम कर लेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ है 105 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया L 105। इट्स मैग्निफिकेशन इज 6, इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 6 है। कहते क्या है, डिटरमाइन द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। पावर आपको आई पीस की भी मालूम करनी है और ऑब्जेक्टिव की भी मालूम करनी है। देखें, ये आपके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपके आप समझ लें इनमें दो दो लेंसेज होते हैं। इनमें दो दो लेंसेज होते हैं, एक लेंस होता है ऑब्जेक्ट के करीब, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, और एक लेंस कहते हैं आई पीस जो हमारे आई के करीब। मिसाल है कि ये लेंस है जी, ठीक है, एक ये लेंस है जी। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे होते हैं, हमारी आंख यहाँ पे करीब होती है, तो इस वाले लेंस को हम कहते हैं आई पीस। ठीक है, और इस वाले के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है जिसको हम देखना होता है, जिसको उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये दो लेंस के नाम होते हैं।
इसकी फोकल लेंथ को हम एफ ओ कहते हैं, इसकी पावर को हम एफ पी ओ कहते हैं। इसकी फोकल लेंथ को हम एफ ई कहेंगे, इसकी पावर को हम पी ई कहेंगे। ठीक है, फॉर्मूले अभी तो जाहिर बात है मैं ड्राइव तो नहीं करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन फॉर्मूले वैसे जहन में रख लिएगा। फॉर्मूले कौन कौन से आते हैं जी इसमें? ठीक है जी, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप से मुराद होता है दोनों लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो है एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, यानी कि दोनों के फोकल लेंथ को आप ऐड कर दें तो आपके पास जो है वो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बन जाती है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है टेलीस्कोप के अंदर, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई, ये मैग्निफिकेशन का होता है। जबकि पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय एफ। जो भी फोकल लेंथ है उसको आप उसको नीचे रख के 100 से डिवाइड कर दें। यहाँ फोकल लेंथ के लिए ज़रूरी है कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होनी चाहिए इस फॉर्मूले में, पावर के लिए। ठीक है, बाकी सब में आपके पास जिस यूनिट में भी फोकल लेंथ होगी उसी यूनिट में आपका जो है वो लेंथ आ रहा होगा। और मैग्निफिकेशन का तो कोई यूनिट नहीं होता। पावर में याद रखिएगा फोकल लेंथ का जो है वो सेंटीमीटर में हम रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तीन चीज़ें हैं ये, तीन फॉर्मूले, इन तीन फॉर्मूलों की मदद से हमें ये सब कुछ सॉल्व करना है। चले जी आते हैं, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले में लेंथ डालें 105 इज इक्वल टू, ना एफ ओ पता हमें ना एफ ई पता। ठीक है, इसमें से हम एफ ई निकाल लेते हैं, एफ ओ निकाल लेते हैं। चले, एफ ई प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डी माइनस, तो ये हो जाएगा एफ ओ इज इक्वल टू 105 माइनस एफ ई। ये एक इक्वेशन बना ली मैंने छोटी सी, मैंने लेंथ वाला फॉर्मूला यूज़ किया, उसमें सिर्फ लेंथ डाल दी। और फिर मैंने क्या किया, एफ ई प्लस हो रहा था, ये देखें प्लस हो रहा था, मैं इसको इधर लेके गया माइनस, ये एक इक्वेशन बन गई जी, इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब आते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। अब इसमें मैग्निफिकेशन ही डाल सकता हूँ मैं, क्योंकि वही दिया हुआ है मुझे 6, तो ये मैंने 6 डाल दिया जी। 6 एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई, डिवाइड हो रहा है, इसको इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ ओ के क्या आ जाएगा, एफ ओ इज इक्वल टू 6 एफ ई। ये एक दूसरी इक्वेशन बना ली, दोनों फार्मूले लिए और एक एक इक्वेशंस बना ली। लेंथ का फार्मूला लिया, ये इक्वेशन बना ली, मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिया, ये इक्वेशन बना ली। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें, एक साइड इनका सेम है तो दूसरा साइड भी सेम हो जाएगा। कंपेयर करें अब हम दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से बचता है 105 माइनस एफ ई, और दूसरी इक्वेशन से बचा 6 एफ ई। ठीक है जी, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 6 एफ ई प्लस एफ ई 105, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6 + 1 7 एफ ई। 7 को आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू एफ ई। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आपको पता चल जाएगी, 105 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। ये आपकी जो है एक फोकल लेंथ आ गई, आई पीस की फोकल लेंथ आ गई। ठीक है जी, यहाँ लिख लेते हैं हम, चलें यहाँ पे आई पीस की फोकल लेंथ कितनी आई है, 15 सेंटीमीटर। अब हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव भी निकालेंगे, कैसे, ये इक्वेशन 2 यूज कर लेते हैं। इक्वेशन 2 हमने क्या बनाई थी जी, एफ ई इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, एफ ओ इज इक्वल टू कहाँ है, ये 6 एफ ई। ठीक है जी, अब इसमें एफ ई की वैल्यू अब हमें पता चल गई, डाल देते हैं, क्या है जी 15। ठीक है जी, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 90। एफ ओ भी पता चल गई आपको कितनी है, 90 सेंटीमीटर। दोनों फोकल लेंथ आपको आ गई। ठीक है, तो एफ ओ कितनी हो गई, 90 सॉरी, आ गई ना दोनों की फोकल लेंथ। हमें तो फोकल लेंथ थोड़ी चाहिए थी, हमें तो चाहिए थी पावर, वी नीड पावर। और पावर का फॉर्मूला देखा हमने तो हमें पता चला उसमें फोकल लेंथ चाहिए होती है, इसलिए हम फोकल लेंथ मालूम कर रहे हैं। अब आप दोनों की पावर निकाल लो। पावर ऑफ आई पीस कैसे निकालोगे, 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो कि कितनी है, 15। पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव कैसे निकालोगे, 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो कितनी है, 90। 100 डिवाइडेड बाय 90, दोनों की पावर निकाल लिएगा आप, यहाँ लिख दिएगा, और इसका यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक है जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया।
अगला है जी, ये थ्योरी का सवाल है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फारनहूफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल और फारनहूफर जो टाइप्स होती हैं डिफ्रैक्शन की, इनमें आपको डिफरेंस लिखना है। दो दो तीन तीन पॉइंट डिफरेंस के तौर पे लिख दिएगा, ठीक है जी। ये याद करने वाला सवाल हो गया। अ क्रेन लिफ्ट अ लोड ऑफ 6000 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 30 सेकेंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। आपसे कहा जा रहा है क्रेन जो है लोड उठा रही है, कितना लोड है, 6000 न्यूटन। ये 6000 न्यूटन जो है वो वेट हो जाएगा, ठीक है। क्रेन आपका जो है वो लोड उठा रही है 6000 न्यूटन, तो वेट जो है वो कितना हो गया, 6000 न्यूटन। थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस, लंबाई में उठा रही है जी वो, इन 15 और 15 मीटर, ये हाइट हो गई, ये टाइम हो गया 30 सेकेंड। हाइट जो है वो 15 है, टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड, सॉरी टी 30 सेकेंड। आपको क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और mg की बजाय हम डाल देंगे वेट, ठीक है, क्योंकि वेट जो है वो mg के ही बराबर होता है। वेट हमारे पास है 6000, हाइट हमारे पास है 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। जूल्स के अंदर, टाइम आपको फालतू में दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। इजी न्यूमेरिकल था बच्चों वाला। आगे आते हैं जी, स्टैंडिंग वेज इज स्टैब्लिश इन 135 सेंटीमीटर। ये तो मैंने कराया ना आपको, चैप्टर 8। A standing wave is established in 135 सेंटीमीटर लॉन्ग स्प्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। 135 सेंटीमीटर का आपका स्प्रिंग है, दोनों किनारों से बंधा हुआ है, और उसमें आपने जो है वो स्टैंडिंग वेव क्रिएट की है, ठीक है। तो ये एल हो जाता है, ये लेंथ ऑफ स्प्रिंग होती है जिसको हम कहते हैं L135, ठीक है। ये ऐसा है जी कि ये आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने दोनों तरफ से उसको बांधा हुआ है, और इसमें आपने वो क्रिएट की हुई है स्टैंडिंग वेव। अब कितनी क्रिएट की हुई है अभी हम देखेंगे। बहरहाल लेंथ कितनी है स्प्रिंग की, 135। द स्प्रिंग वाइब्रेट इन 4 लूप्स, 4 लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है, 1 2 3 4, ऐसे 4 लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है। नंबर ऑफ लूप्स यानी एन जो है हमारे पास वो 4 है। द स्प्रिंग वाइब्रेट इन 4 लूप्स व्हेन ड्रिवन एट 135 हर्ट्ज। 4 लूप्स पर जब वो वाइब्रेट करता है तो उस टाइम पे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 130 हर्ट्ज, तो इसको हम कहते हैं F4 हार्मोनिक्स। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक है ना, तो ये हार्मोनिक हो गई। तो 4 लूप्स पे जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो है 135। डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। F1 आपको मालूम करना है, बच्चों वाला है तो बच्चों वाला न्यूमेरिकल है भाई। F1 बस सिर्फ फंडामेंटल मालूम करना है, डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जी जी सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है जी Fn इज इक्वल टू NF1, ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था। चौथी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो नंबर ऑफ लूप 4 F1। F1 आपको चाहिए, आप क्या करोगे, F4 डिवाइडेड बाय 4। F4 आपके पास कितना है, 130 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। 130 को डिवाइड कर दें आप 4 से, आंसर आएगा जी 32.5 हर्ट्ज। देखा कितना आसान न्यूमेरिकल था। हैरान कुन तौर पे 2018 में बड़े सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल दिए गए भाई, लग नहीं रहा ये इंटर का पेपर है। बहरहाल, अ मैन वेट 60 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। किलोग्राम मास, ठीक है। एक एलिवेटर पे एक आदमी खड़ा हुआ है जी, उसका मास है 60 किलोग्राम, ठीक है जी। देख लो, हाँ 60, ठीक है। ये वेट लिखा हुआ है लेकिन यूनिट देख लो आप, किलोग्राम, तो किलोग्राम का मतलब ये मास हो गया। एक आदमी है जी स्टैंडिंग खड़ा हुआ है एक फ्लोर पर, किसके, एलिवेटर के, लिफ्ट पे खड़ा हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन। फोर्स मालूम करनी है जो लड़का लगा रहा है जी, फोर्स आपको मालूम करनी है जो ये शख्स लगा रहा होगा, कांडिया। व्हेन द एलिवेटर इज असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गई। और आपकी लिफ्ट जो है वो असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग अप, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जब आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो हमारा जो अपरेंट वेट होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ, अपरेंट वेट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। वही अपरेंट वेट फोर्स ही होती है, तो वही फोर्स मालूम करनी है। तो ये फोर्स का मतलब हो गया आपको वही अपरेंट वेट मालूम करना है, डब्ल्यू बार कह लो इसको आप, ठीक है, ये मालूम करना है। तो एक लड़का है जी, ये ऐसे एक लड़का, ठीक है, ये एक लिफ्ट पे खड़ा हुआ है और लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है। आपको बताना है कि इस पर जो लिफ्ट है वो कितनी फोर्स लगा रही होगी, ठीक है जी। ये लिखा हुआ कहाँ गया,
ये कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन, इस आदमी ने कितनी फोर्स लगानी है मालूम करना है, विच इज़ द अपरेंट वेट, अपरेंट वेट आपको मालूम करना है। अच्छा, हमने ये पढ़ा हुआ है टॉपिक, जब हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो वेट इंक्रीज होता है, और जो अपरेंट वेट है उसको निकालने का हमने फार्मूला भी ड्राइव किया था जी। अपरेंट वेट को निकालने का फार्मूला था mg प्लस ma। वैल्यूज डालते हैं, m हमारे पास है 60, g का मतलब हो गया 9.8, प्लस m है हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 2। 60 को आप 99.8 से मल्टीप्लाई कर लें, 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये हो जाएगा 588, और ये हो जाएगा 120। ठीक है जी। अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 708 न्यूटन। ये है जी अपरेंट वेट, यही फोर्स लगा रहा होगा इंसान भी, यही फोर्स लगा रही होगी उस पर। ठीक है, दैट इज द अपरेंट वेट। सिंपल से न्यूमेरिकल आए जी, हैरत है। राइट न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट इज द फॉल्ट एंड व्हाट इज द लैप्लेस करेक्शन। ये न्यूटन स्पीड वाला फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड वेव का। तो ये टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है, इसको याद करने को भी कहा हुआ था, ये याद कर लिएगा, ईजी है। A balloon tied up with a wooden piece is moving upward with velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। एक बलून पर आपने एक लकड़ी का टुकड़ा जोड़ा हुआ है, और वो लकड़ी का टुकड़ा बलून के साथ साथ ऊपर जा रहा है, किस रफ्तार से, 15 मीटर पर सेकेंड। एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर above the ground, the wooden piece is detached from the balloon। 300 मीटर हाइट पर जाकर वो वुडन पीस जो है वो डिटैच हो गया, अलग हो गया बलून से, और अब वो नीचे ही आएगा, जाहिर बात है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, तो वो कितना टाइम जो है वो ज़मीन में आने पर लेगा। लेंथी न्यूमेरिकली ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा, लेकिन मैं इसकी स्ट्रेटजी बता देता हूँ, आप कर लिएगा, क्योंकि ये मैं करा चुका हूँ इस तरह का। देखें, आपसे ये ग्राउंड है, आपसे कहा जी कि एक बलून पर आपने लकड़ी बांधी और आपने उसको ऊपर कर दिया। अब वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट तक पहुंचा। लेट्स से ग्राउंड को हम कह रहे हैं ए, तो ये पॉइंट बी पॉइंट तक पहुंचा। ठीक है, और बी पॉइंट कितना दूर है जी, कहाँ लिखा हुआ है, एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। 300 मीटर हाइट पर जब वो पहुंचता है बलून, 300 मीटर हाइट, ये 300 मीटर है। ठीक है, तो अब ये बलून जो है वो फट जाएगा, लकड़ी निकल जाती है। अब लकड़ी अलग हो जाएगी, बलून अलग हो जाएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से बलून, वो जो आपकी लकड़ी है, थोड़ा सा ऊपर और जाएगी, थोड़ा सा ऊपर वो और जाती है, और वो बी से सी के पास चली जाएगी इनर्शिया की वजह से। ठीक है, इनर्शिया की वजह से अब आपका जो लकड़ी का टुकड़ा अलग हुआ है वो थोड़ा ऊपर गया, और अब सी पॉइंट से वो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये सी से ए की तरफ वापस मूव किया। इस दौरान आपसे कहा गया कि इनिशियल वेलोसिटी जो है जिससे बलून और लकड़ी दोनों जा रहे थे, वो कितनी है, कहाँ है, वो 15 मीटर है, 15 मीटर पर सेकेंड है। आपको क्या बताना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, टाइम बताना है आपको कि टोटल टाइम जो है वो कितना होगा। ठीक है, अब ये वाला न्यूमेरिकल हमने किया हुआ है, लेकिन हमने ये बलून और वुडन वाले नाम मामला नहीं लिया था। हमने लिया था कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर उड़ता है, और फिर उसमें से एक राशन फेंका जाता है स्ट्रैंडेड पार्टी पर, याद होगा आपको चैप्टर 3 का, देख लीजिएगा, बिल्कुल यही न्यूमेरिकल है, बस हेलीकॉप्टर की जगह बलून है, राशन की जगह जो है वो लकड़ी का टुकड़ा है, बाकी बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल होगा। तो देख लिएगा, मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, करिएगा ये आप। ये कहानी है जी, आपका जो बलून वगैरह ऊपर जा रहा था, तो यहाँ बी से सी पर जब आप आते हो, तो अपवर्ड मोशन के अंदर हमारे पास जो है वो फाइनल जीरो होती है। यानी कि अगर हम बी से सी की बात करें, ये तो आ गई आपकी हाइट 1, ए और बी के दरमियान जो एच है ना 300 मीटर, ये हाइट 1 है। बी से सी की बात करें तो ये अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन में ए की वैल्यू कितनी होती है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जी, जिससे ये चल रहा था, ये वाली, ये इनिशियल हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, हाइट 2 हमें इधर मालूम करनी होगी, और टाइम 2 हमें इधर मालूम करना होगा। दो चीज़ हमें यहाँ मालूम करनी होगी, बी और सी में। बी से सी की हाइट कितनी है, बी से सी का टाइम कितना है। उसके बाद आएंगे हम सी से ए की तरफ, ये वाला जो मोशन है सी से ए, सी से ए डाउनवर्ड मोशन है, ए की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वैल्यू 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी वैल्यू हमें नहीं दी हुई, कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है भाई, ये दो चीज़ हमारे पास है सी से ए की तरफ, ए की वैल्यू 9.8 और वी आई की वैल्यू 0। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ h3 मालूम करेंगे, हाइट 3। ठीक है, इधर की हाइट को आप कहोगे h2, इधर की हाइट को आप कहोगे h3।
इधर के टाइम को आपने कहा t1, इधर के टाइम को आपने कहा t2, इधर के टाइम को आपने कहा t3, ठीक है। तो हाइट थ्री हम कैसे मालूम करेंगे, डायग्राम में नजर आ रहा है कि h1 प्लस h2 कर देंगे तो h3 बन जाएगा। तो h1 प्लस h2 करके आप यहाँ h3 मालूम कर लोगे। h1 आपको पता है जी 300 न्यूमेरिकल में दी हुई है, h2 आपने यहाँ निकाली है, या आपने निकाली ना h2, और h3 आपको ये h1 आपको ये दी थी, तो हाइट आपको पता चल जाएगी। अब यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट करोगे, t3 कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पे इक्वेशंस को यूज़ करके, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। टाइम 3 आ जाएगा, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे हम, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम आपका है जी t2 प्लस t3, ये आपका आंसर आएगा। तो काफ़ी थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं आपको सॉल्व भी करा रहा, कर लीजिएगा, लेकिन मैंने आपको बताया ना ये मैंने बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल कराया हुआ है, सेम ही स्ट्रेटजी रखी थी हमने, बस फ़र्क क्या था, वहाँ पर हेलीकॉप्टर था, यहाँ बलून है, वहाँ राशन फेंका गया था, यहाँ पे लकड़ी फेंकी गई है, ठीक है। तो ये कर लिएगा, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। अगला ये रहा, द प्रूफ दैट द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग वन ऑफ द डायमीटर। अभी आपको पता है जी चैप्टर 8 का है, चैप्टर 8 में हमने 3 किस्म के मोशंस को सिंपल हार्मोनिक प्रूफ किया था, उनमें से एक यही वाला था, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक। तो ये प्रूफ करना है आपको, अच्छा इसमें सिर्फ प्रूफ करना है, लिहाजा इसके अंदर कोई आपने टाइम पीरियड वेलोसिटी वगैरह किसी की डेरिवेशन को ड्राइव नहीं करना, बस जहाँ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x हो जाए वहाँ फिनिश। Microscope has an objective of 12 mm focal length and eyepiece of 25 mm focal length। एक माइक्रोस्कोप है जिसका मैंने आपको बताया ना, अभी कहानी सारी कहानी बताई थी मैंने आपको कि ये दो लेंसेज होते हैं, कहाँ गए, ये दो लेंसेज होते हैं, टेलीस्कोप में भी यही होता है, माइक्रोस्कोप में भी यही होता है, बस साइज कौन सा छोटा कौन सा बड़ा इसका फर्क होता है। तो आपके पास माइक्रोस्कोप में भी दो लेंसेज ही होते हैं जी, एक आईपीस और एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, कहाँ गई है। तो माइक्रोस्कोप का जो माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ, FO आपको दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आपको दी हुई है 12 मिलीमीटर, ठीक है, एंड आई पीस ऑफ 25 मिलीमीटर फोकल लेंथ, और आई पीस की भी फोकल लेंथ आपको दी हुई है FE कितनी है 25, हाँ 25 मिलीमीटर। दोनों आपके लेंस जो है ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस, दोनों लेंसेस के दरमियान, यानी एक लेंस जो ऑब्जेक्टिव हो गया या आईपीस हो गया, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मालूम करना है, जिसको हम लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं। ऊपर हमने लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहा था, यहाँ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो एल आपको मालूम करना है। आगे कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, कहाँ गया, हाँ, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर इफ द ऑब्जेक्ट इज इन शार्प फोकस। मैग्नीफाइंग पावर यानी मैग्निफिकेशन भी आपको मालूम करनी है, एम भी आपको मालूम करना है जी, मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन और लेंथ दोनों चीज़ आपको मालूम करनी है। कहा है जी इफ द ऑब्जेक्ट इज इन शार्प फोकस व्हेन इट इज 15 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से 15 मिलीमीटर दूर है, ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है when it is 15 मिलीमीटर, कौन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज 15 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो अब ये 15 मिलीमीटर दूर है जी। अब जरा इसकी कहानी समझते हैं। ये दो लेंसेज होते हैं माइक्रोस्कोप में, एक कहलाता है ऑब्जेक्टिव, एक कहलाता है आई पीस। आई पीस के सामने आपकी आंख होती है, ऑब्जेक्टिव के सामने आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेंथ कहा जाता है जी माइक्रोस्कोप के दोनों लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहा जाता है, एल, ठीक है। तो आपने एल मालूम करना है, मैग्निफिकेशन मालूम करना है, दो चीज़ आपको दी है, एक ये मालूम करनी है और एक ये मालूम करनी है। अच्छा, अब कहानी ज़रा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे कि हमारे पास पहले ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं हम। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना देता है, ठीक है, मैं एल को मिटा रहा हूँ। अब ये क्या करता है जी, ये इसका एक इमेज बन गया, सपोज करें, ठीक है, आपके इस ऑब्जेक्ट ने, ऑब्जेक्टिव लेंस ने आपके इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना दिया। अब ये इमेज जो है ये आई पीस का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और अब आई पीस इस इमेज का एक और इमेज बनाएगा जो कि बहुत बड़ा होता है, ये हो गया जी वो, ठीक है। तो ऐसा होता है इसकी वर्किंग। आपके ऑब्जेक्ट का, आपके पास ऑब्जेक्ट के सामने जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, पहले ये इसका इमेज बनाएगा, फिर इसका इमेज एक और बनाता है बड़ा सा। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये बात है। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का जो फासला होता है लेंस, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज का जो फासला होता है उसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया, इमेज ये हो गया,
यहाँ से यहाँ तक का फासला कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओ लिखेंगे और ई लिखेंगे, और ये क्या कहलाएगा इमेज डिस्टेंस यानी क्यू। ओ लिख देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये ऑब्जेक्ट कितना है। इसी तरीके से आई पीस की अगर हम बात करें तो आई पीस का ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ई लिख देंगे, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस क्यू लिख देंगे। ठीक है, तो बस ये कंफ्यूजिंग होगी बात, भैया ध्यान में रखें पी क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्यू जो है वो कहलाता है इमेज डिस्टेंस, इमेज कितना दूर है। ठीक है, और चूंकि यहाँ हमारे पास दो किस्म के लेंस हैं, दो किस्म के ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, दो किस्म का इमेज है, तो यहाँ ओ और ई लगाएंगे। ओ से मुराद होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का है, ई से मुराद होगा ई इसका, अल्लाह आपका भला करे, किसका है आई पीस का। ठीक है, तो अब ये वाला जो हमें दिया हुआ है ये देखें 15 मीटर, ये इन्होंने कहा था 15 मीटर हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से दूर है, ये हो गया पी ओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लिख देते हैं पी ओ हमें बस दिया हुआ है कितना 15 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये जरा बात ज़हन नशीन कर लिएगा, बस यहाँ पर अभी हम डेरिवेशन करेंगे तो और ज़्यादा पेचीदा होगा ये मामला। चार किस्म के दो लेंस हैं, दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हैं, दो इमेज डिस्टेंस हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दो हैं तो पी ओ और पी ई, इमेज डिस्टेंस दो हैं तो क्यू ओ क्यू ई। पी ओ दिया हुआ है हमें, ठीक है, देखिए ना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से दूर है तो पी ओ हमें दिया हुआ है। आपने मैट्रिक क्लास में एक इक्वेशन बनाया होगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, मेरा इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा तो ये हो जाएगा ओ ओ ओ, और अगर मैं आई पीस की बात करूंगा तो ये ई ई ई हो जाएगा। पहले हम ओ की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एफ ओ हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इमेज डिस्टेंस। वैल्यूज डालते हैं जी, 1/12 इज इक्वल टू 1 ये पी ओ हमारे पास है 15, ये हमें मालूम करना है। इसको रहने देते हैं इधर, इस फ्रैक्शन को उधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगी, तो 1/Q0 या क्यू ओ इज इक्वल टू 1/12 माइनस हो गया 1/15। 12 और 15 का फैक्टर्स निकालें जी, सहल लगता है मुझे फैक्टराइजेशन। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 20 सारे 60, 60 आएगा जी। ऐसे में तो आता होगा आई होप। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 12 पंजे 60, 5 आएगा, 15 15 30 से 4 आ जाएगा। 5 में से 4 निकालेंगे, 1 बचता है 1/60, 1/Q0। इसको पलट दें जी इक्वेशन को, तो Q0 यानी ऑब्जेक्टिव का आपका वो आ गया जी 60 मिलीमीटर यूनिट चल रहा है जी यहाँ पे। ठीक है, यह आपके पास आ गया जी इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्यू ओ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्यू ओ भी हमें मिल गया, कितना है 60 मिलीमीटर। ठीक है जी, दो चीज़ें हो गई। अच्छा, अब मैं फॉर्मूले तो मैं बताने भूलिए आपको, फॉर्मूले तो लिख लो इसके अब जरा। एक मैं रेड से लिख देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे अच्छा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू ओ प्लस पी ई, और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है क्यू ओ डिवाइडेड बाय पी ओ। ये फार्मूला हम ड्राइव करेंगे 1 प्लस D/F/E, ये फार्मूला हमें ड्राइव करने होंगे। ठीक है, बड़े पेचीदा फार्मूले होते हैं। अच्छा, अब ये जो डी होता है ये अल्लाह आपका भला करे, ये क्या है जी, ये आपका होता है वही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन विच इज 25। अरे ब्लैक से लिख रहा हूँ ना, ये डी जो होता है ये होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन विच इज 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ तो मिलीमीटर है, तो हम 25 को मिलीमीटर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलीमीटर में आ गया। ये तो फिक्स होता है जी, टू 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन। ठीक है जी, अच्छा अब ये फार्मूला होता है क्यू ओ और पी ई चाहिए होता है लेंथ के लिए। क्यू ओ तो हमने निकाल दिया, ये आ गया। अब पी ई निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें पी ई। अच्छा, पी ई के लिए हम आते हैं फॉर्मूले मिरर इक्वेशन पे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। आई पी इसका है तो ये एफ ई हो जाएगा, ये पी ई हो जाएगा, ये क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, पी ई चाहिए इसमें मुझे, तो 1/पी ई इज इक्वल टू 1/एफ ई, ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया 1/क्यू ई। अच्छा, क्यू ई पे गौर करें, क्यू ई जो होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस, यानी कि जो फाइनल इमेज आपका बना है वो।
तो क्यू ई जो है आपका वो हमेशा डी के बराबर होता है, क्योंकि जो फाइनल इमेज बनता है वो लीस्ट डिस्टेंस पे होता है। ये मैं आपको बाद में ब्रीफ करूंगा, जब हम डेरिवेशन करेंगे ना तब मैं आपको ब्रीफ करूंगा, क्योंकि विजुअल एंगल समझाना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो कितना है डी, डी हमारे पास 250, तो क्यू ई कितना हो रहा है 250, माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि जो वर्चुअल इमेज बनता है, अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो हम माइनस साइन लगाते हैं, इसलिए हमने माइनस लगाया। ये चीज़ मैं आपको लेटर एक्सप्लेन करूंगा जब हम डेरिवेशन पर आएंगे। चलिए जी, वैल्यूज डालते हैं। 1/FE हमारे पास कितना है 25, माइनस 1/ माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/25 प्लस 1/250। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम आप निकालो 250 और 25 का, कितना वाहियात निकलेगा इसका, आई थिंक निकलेगा 250, 25 से को हाँ 250 ही निकलेगा इसका। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड किया 10 हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड किया 11, 1/F सॉरी PE इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 250, और पलट दें जी इसको, PE इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 11, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं जी, 250 डिवाइड बाई 11 22.7 मिलीमीटर। ठीक है, तो PE भी आ गया हमारे पास, PE कितना है 22.7 मिलीमीटर। तो अब हमें दोनों चीज़ें आ गई जी, लेंथ ऑफ माइक्रोमीटर की, माइक्रोस्कोप का जो मालूम करने के लिए फॉर्मूला है वो, उसकी हमें दोनों चीज़ें आ गई हैं जी, क्यू ओ भी हमने निकाल लिया, PE भी हमने निकाल लिया। वैल्यूज़ डालते हैं जी, क्यू ओ हमारे पास से 60, PE हमारे पास से 22.7, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो गई 82.7 मिलीमीटर। एक आंसर तो आपने निकाल लिया। ठीक है, तो दोनों हमने देखा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप को मालूम करने के लिए हमें क्यू ओ और PE चाहिए होता है, तो हमने मिरर इक्वेशंस को यूज़ करके, लेंस इक्वेशंस को यूज़ करके हमने क्यू ओ और PE निकाल लिया। अब हमें आते हैं जी इस फॉर्मूले पर, मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है हमारे पास क्यू ओ डिवाइडेड बाई PO 1 प्लस D/FE। क्यू ओ हमारे पास है 60 और PO मतलब कहाँ है जी, PO 15 दिया था, मैं न्यूमेरिकल में दिया था 15, तो ये हो गया 15, 1 प्लस D मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन 250 है न्यूमेरिकल में, और FE मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 25 है। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप काटें ये 10 हो जाएगा। ठीक है जी, तो और इसको आप काटें 15 15 30, ये 4 हो जाएगा, 4 1 प्लस 10 और ये हो जाएगा 4 11 मल्टीप्लाई कर दें 44, ये मैग्नीफिकेशन आ गई। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन भी आपने निकाले, यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। अब आते हैं लॉन्ग की तरफ। स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट बयान करना है, डिफाइन करना है, गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ईच, एग्जाम्पल भी देनी है। शो दैट A.B B.A, ये हमने प्रूफ किया हुआ था, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, हमने इसको प्रूफ किया था A.B इज इक्वल टू B.A। ऑल्सो शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है उसके वो एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है वो किसके बराबर है, दो वेक्टर के, अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट लें उसके मैग्नीट्यूड के। ये वाली बात भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, रिपीट की हुई है। तो ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज डिफरेंस, हाँ जी, तो ग्रेडिंग वाला सवाल है ये दूसरा, ग्रेडिंग एलिमेंट आपको बयान करना है, ग्रेडिंग बयान करना है, और रेलेवेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैग्नीफाइंग ग्लास, ये तो चैप्टर 10 का है, यह भी आपने